नुकसान से उबारने की जरूरत है। ईरान को ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं, अगले हफ्ते बातचीत होगी। ये गजब ये है, ये तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्रह्मा जी अगर गौरव डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी और की हिम्मत की बात नहीं है सर। ये तो मुझको लगता है गौरव जी भी इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते पूरे तौर। इनको ये तो देखिए ये आत्मा से परमात्मा वाला मैटर है। अब देखिए सर ने कल मैडमैन थ्योरी बनाई थी। मैडमैन थ्योरी मैं बता दूं क्या थी कि रिचर्ड निक्सन को ना, रिचर्ड निक्सन का ही भौकाल था, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो जो छोटे छोटे देश थे ना कम्युनिस्ट कंट्रीज, उनके सामने रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक भौकाल था कि देखो ये जो इंसान है ना, ये पागल है, बिल्कुल सही कहा, ये पागल है, तुम इस पर भरोसा मत करना है, ईंट लेके फिर रहा है, इसके लंबे लंबे बाल है, मुंह से थूक निकल रहा है, ऐसे पागल की तरह भाग रहा है, कभी भी किसी का मार देगा। तो सारे देश डरते थे, रिचर्ड निक्सन पागल है, इसकी बात मान लो। यही जो सर ने कल यही स्टोरी सर समझा रहे थे, ट्रंप का यही मैडमैन वाला सिंड्रोम है इसका, ये सबको बोल रखा है इसने इनडायरेक्टली कि भाई देखो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई गारंटी नहीं है, आदमी बिल्कुल पागल है, सर से ये किसी को ईंट लेके मार देगा, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़े फटे हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहा है लंबे बाल लेके। वैसे दुनिया में इस तरह के लोगों का भी बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी वैल्यू है। अरे भाई जो समझ में ना आए, जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो पढ़ा ना जा सके, ये अभी क्या करेगा, अभी जो कह रहा है वो करेगा नहीं करेगा, जो कह रहा है वो करेगा, या जो कर दिया है उस पर आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, जो जिस आदमी की कोई गारंटी। सबसे बड़ी बात ये जो करेगा किसी को नहीं पता, ये कहता मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करना, ये देखिए ना सबसे बड़ी बात है। दिनेश, अगर आप ये प्रतिशोध नहीं कर रहे होते, हमको भी नहीं पता चलता, बात आज कल थी, कल है, और बाद में हमसे आप पूछते बताइए ऐसा क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल, बीच में कोई कोर्स करके आए मुझको लग रहा है, बीच में इन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला कोर्स, कि उसमें बने रहो पगला और दुनिया समझेगी कि भाई ये कौन है जो अब आ गया अगला। अब वैसे थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, उसकी बात बाद में करेंगे। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी की भी बात होगी। प्रतिशोध में ईरान इजराइल जंग में हुए नुकसान का आंकड़ा आया है, ईरान में 610 और इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों ने मृतकों और घायलों की संख्या जारी की। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे भी वो सरकारी आंकड़ा और असली आंकड़ा वाला रहता हुआ, सब कुछ सही है? ये मुझे लगता है इजराइल तो सच ही बताएगा, इजराइल डेमोक्रेसी है, इजराइल झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि नेतन्याहू को पार्लियामेंट में जवाब देना है। आप थोड़ा बहुत दाएं गायब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिगर करेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान की रेजिम में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये वोटिंग सारी कंट्रोल्ड है, सारा उसमें 2 नंबर का मामला है। तो ईरान ने क्या बोला हो सकता, अच्छा आपने एक बात देखी, ईरान ने बोला कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये भी इसका आया था, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ट्रंप ने हमारे न्यूक्लियर बर्बाद कर दिया। हो सकता है इतने भी बर्बाद नहीं हुए, ये भी मार्केटिंग कर रहा हो अपनी कि भाई बर्बादी के चक्कर में हमें छोड़ दे कम से कम, तो सब बर्बाद हो गया, तू ठीक बोल रहा है ट्रंप, दो उसको नोबेल प्राइज। नहीं तो फिर बीच में तो ये भी कह देते हैं कि हमने तो पहले ही हटा लिया था सब कुछ। ये सारे ये देखिए ना, ट्रंप से सीख तो रहे हैं वो लोग। जिस दिन आपने इसको डिकोड कर लिया, प्रतिशोध बंद हो जाएगा। ये डिकोड दुनिया नहीं कर पा रही है, हम कैसे कर लेंगे? ईरानी एटमी साइट्स पर तबाही को लेकर नई खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। हमले को लेकर पुतिन को थी पहले से जानकारी, सोर्सेज बता रहे हैं। रूस कर रहा था पूरे ऑपरेशन की निगरानी, पुतिन की वजह से असरदार नहीं रहा ऑपरेशन। कई रिपोर्ट में दावा है कि ऑपरेशन असरदार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले देखिए पुतिन के पास ट्रंप का फोन गया हो कि सुन यार, मेरी और तेरी तो ठीक है, वो ठीक है जो तू यूक्रेन के साथ कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अब ईरान के ऊपर हम गिराने वाले हैं बम। उसने कहा अच्छा बम गिराने वाले हो, ठीक है, हाँ ठीक है कर लो, लेकिन तू तो सपोर्ट करता है। हाँ हम देखेंगे कितना सपोर्ट करना है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन बीच में उनको लगा हो इतनी सॉलिडेरिटी तो रखनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें कि बम गिरने वाले, यूरेनियम हटा लो। इससे मैं एग्री करता हूँ। अटलांटिक के ऊपर अगर आप वाकई सीरियसली सोचिए, रशियंस के बहुत शिप्स हैं और बहुत प्रभाव है, और वहां पर वो वाला भी रडार है जिसको हम रेजोनेंस कल बता रहे थे, जो पकड़ सकता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, VHF रेडार। हाँ VHF रेडार, तो वो रेडार वहां पर है। तो फिर रशियंस को अगर आप उस अटलांटिक से आए, जो रास्ता बताया गया है, ठीक है, बॉम्बर्स का रास्ता, उनको खबर क्यों नहीं हुई? तो रशियन को पता चल गया वो रेजोनेंस रेडार की वजह से। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। और एक और चीज दिनेश मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रेजोनेंस रेडार हो ना हो, हमारे पास तो रेजोनेंस रेडार नहीं है यहाँ पे स्टूडियो में, कि है नहीं है, पर हम लोग भी तो यही कह रहे थे कि अमेरिका मारेगा बम। 2 × 2 = 4 तो हमको पता है ना, हमें पता, सबको ये पता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो
परसों अमेरिका बम मारेगा, इसके लिए रडार की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, या तो मारेगा या नहीं मारेगा। 50-50% तो हमें भी पता था, आपको भी पता है जो हमारे दर्शक हैं। तो भैया 50% भी अगर आपके ऊपर मौत मंडरा रही है तो आप उसका कोई जुगाड़ करेंगे नहीं करेंगे? बस हटा लिया उन्होंने बोला चलो अगर मार देगा तो कम से कम बचा लें, नहीं मारेगा तो ठीक है, बोनस है। ओ ये इसमें नहीं तो लेकिन ठीक है, पुतिन जिस तरीके से ईरान तेहरान जो है उसके ऊपर लगा रहा था आरोप कि भाई जिस तरह से आपको मजबूती के साथ खड़ा होना था आप खड़े हुए नहीं, तो ये वाली क्रेडिट तो रूस फौरन लेगा। हाँ देखिए, हाँ हो सकता है हमने बताया हो कि उनके बॉम्बर्स आने वाले हैं। करेक्ट ले सकता है, क्योंकि जैसे गौरव ने इसको एनालाइज किया कि हमको अंदेशा तो है ही है, तो जो हमारा क्रिटिकल माल है हम निकाल लें। ट्रक्स तो खड़े ही थे, सही बात, और ट्रक्स में बताया क्योंकि जब तक उनका रडार देखेगा कि B2 आ रहे हैं, क्या वो समय पर्याप्त है सारे सेंट्रीफ्यूजेस और वो हटाने के लिए? क्योंकि जब उसको पता लगेगा तो कुछ घंटे के अंदर तो पहुंच जाएगा वो। तो ये पहले से ही सब लोग एनालाइज करते हैं कि भाई फोर्डो जो है, फॉर एग्जांपल मैं नेतान्स की इस्फान की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्डो की बात करता हूं। फोर्डो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया प्लान भी क्या है आपका? अगर कोई दुश्मन आएगा, सैबोटाज करेगा, यहूदी पहुंच गए वहां पे, अमेरिकन पहुंच गए, प्लान भी क्या है? तो जैसे ही उनको अंदेशा हुआ कि देखो इजराइल ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, हमें बताया नहीं, इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, हो सकता है अमेरिकन आए, प्लान बी, हटाओ उसको, निकालो सबको, धीरे धीरे निकालो, ये हो सकता है। ये देखिए कि ईरान पर इजराइल की बड़ी आर्थिक चोट की खबर भी आ रही है। ईरानी सेंट्रल बैंक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इजरायली हितों के खिलाफ काम कर रहा है ये बैंक, आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा है, इसलिए इसको एक तरीके से आतंकवादियों की बॉडी घोषित कर दिया गया है। आतंकी गतिविधियों के लिए काम करने वाली एक संस्था ये जो बैंक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आप देखिए, ये इनकी मोसाद का एक आम है, नेशनल इकोनॉमिक वॉरफेयर ब्यूरो, उसने इसको सैंक्शन कर दिया है। अब आप देखिए, इनके पास बाहर से माल लेने के लिए ये एक जरिया था, जिससे हमस को, हिजबुल्लाह को, हुती को सारा पैसा आता था, यहीं से राउट होता था। अब वो आपने उसको सैंक्शन कर दिया। अब इसके बाद आपने इनका नोबिटेक्स जो था, इसी चैनल पर आपने बताया था कि इनके $90 मिलियन से ज्यादा जो है वो खाक कर दिए गए। तो पैसा बचा नहीं सामान लाने के लिए, और सामान सारा राख हो गया। अब कैसे करेंगे? आर्थिक तौर पर भी रीढ़ में चोट करना। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की सीधी चेतावनी। इधर ये पहलू क्या है वो भी देख लीजिए। आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होती रहेगी। आतंकवाद को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भी नहीं मिले राजनाथ, उन्हीं के सामने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ देखा भी नहीं पाकिस्तान के। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचा रहा है चीन। SCO के घोषणा पत्र पर आतंकवाद का जिक्र नहीं, पहलगाम आतंकी हमले का भी कोई जिक्र नहीं। राजनाथ सिंह ने इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन ही नहीं किया। पढ़ते रहे, हाथ में पेन थी, लेकिन पेन फिर एक तरफ रख दी। देख लीजिए इन तस्वीरों में। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि इसमें बलूचिस्तान का जिक्र तो है, लेकिन इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं, उन्होंने हटाओ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना ही नहीं हमको। और इसकी वजह से इस बार इस बैठक में रक्षा मंत्रियों की कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया। ये कितनी बड़ी बात है मेजर गौरव? ये देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जो मुझे शुरू में लग रहा था जब मैंने इसको एनालाइज करा, मैंने बोला कि कुछ देश आतंकवाद करते हैं, नहीं, सीधा सीधा पाकिस्तान आतंकवाद करता है। ये सामने बैठा है ख्वाजा आसिफ, ये आतंकवादी है, एक चीज, ठीक है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेरेशन साइन नहीं करा, और बॉस दिस वाज जॉइंट डिक्लेरेशन, SCO का जॉइंट डिक्लेरेशन था, जब राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान और चीन के मुंह पे नहीं हो सकता। जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर ये बोले कि मैं साइन नहीं करता, सब फ्रॉड है, क्योंकि पहलगाम की बात तुमने नहीं करी, तुम बलूचिस्तान कर रहे हो भाई। इसका मतलब कि चीन और पाकिस्तान के पीछे से सांठगांठ थी, और ये मामला हो गया फेल, क्योंकि राजनाथ जी ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा साइन। दिनेश, एक और विडंबना है। विडंबना ये, इसको का पर्पस क्या है? इसको का पर्पस है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उसके लिए क्या बॉडी बनी है? रैट्स।